बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाने के इल्जाम साबित। साबिक DG ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। इतलाक आज से होगा। यह पहला मौका है कि पाकिस्तान में ISI के किसी सरबराह को कोर्ट मार्शल के बाद सजा सुनाई गई है। माहिरीन के मुताबिक आर्मी एक्ट का सेक्शन 31 फौजी अफसरान और एहलकारों को बगावत पर उकसाने से मुतालिक है, जबकि सेक्शन 40 माली बदउनवानी और फ्रॉड के जुमरे में आते हैं। अगर किसी भी फौजी अफसर या एहलकार पर इस तरह के इल्जामात हों तो रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। ISPR कहता है कि फैज हमीद की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया था। उस वक्त ISPR की जानिब से बताया गया था कि फैज हमीद पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। उन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज हमीद के खिलाफ फैसले और दूसरे जेर तफ्तीश मामलात को PTI और उसके बानी के लिए खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। मिर्जा गालिब ने सूरत हाल की मंजरकशी यूं की थी कि आए है बेकसी ये इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। सेनेटर फैसल वाडा ने बता दिया है कि तूफान बला अब किसके घर जाएगा। फैसल वाडा ने कहा है कि जैसा मैंने कहा था और उस वक्त कहा था जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और आज वही हुआ। इंसाफ का सहरा सिपहसालार के सर है। आज के फैसले ने बता दिया कि पाकिस्तान से बड़ा ना कोई जनरल है, ना कोई जज और ना कोई सियासी लीडर, बल्कि सबसे बड़ा पाकिस्तान है। फैसल वाडा ने कहा कि फैज हमीद ने सियासत भी की है और बगावत भी की है, जिसकी सजा मिली है। पाकिस्तान में सजा और जजा के निज़ाम की बुनियाद डाल दी गई है। पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं। ताकतवर जर्नैल को सजा हो चुकी, अब किसी को कोई शिकवा शिकायत ना हो। फैसल वाडा ने कहा कि फैज हमीद की सजा इब्तिदा है, 9 मई के केसेस बाकी हैं। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला रुकेगा नहीं। अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 9 मई का ट्रायल चल रहा है। जब इसका फैसला सामने आएगा तो 14 साल कम से कम सजा होगी। फिर PTI और बानी PTI कहां जाएंगे। फैसल वाडा ने कहा कि जब 9 मई के केसेस सामने आ गए तो इस सियासी पार्टी का क्या होगा जिसने 9 मई किया। अब तो फैज हमीद अपने ट्रायल में 9 मई के शवाहिद और गवाही खान साहब, जादूगर और दीगर के खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन इससे फैज हमीद की सजा में कोई कमी नहीं होगी। याद रहे, 9 मई में मुलविस PTI के लोग जो साइड पर हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने कलम का इस्तेमाल किया, इस्तीफा देने के बावजूद नहीं बचेंगे, समेत उनके जो आज भी सियासत को उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। फैसल वाडा ने कहा कि मैंने जैसे कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ मरने मारने, गालम गलोच और दुश्मनों का बयानिया चलाने वालों को 1 इंच की भी गुंजाइश अब नहीं दी जाएगी। उन्हें कानूनी तौर पर निशाने इबरत बना दिया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने लिखा कि जनरल फैज हमीद पर सियासत में मुलव्विस होने के इल्जामात का साफ मतलब है कि वो बानी PTI के साथ मिलकर सियासत में मुलव्विस थे। मोहसिन बेग ने फैज हमीद को बानी PTI का पार्टनर इन क्राइम करार दिया। सीनियर सहाफ़ी खुर्रम हुसैन ने एक्स पर ISPR की प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ की जानिब तवज्जो दिलाते हुए उसे इंतहाई अहम और खतरनाक करार दिया है। ऐसे में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ फैसले में 2 चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। पहली ये कि फौज में हर किसी का एहतसाब होता है। दूसरी, फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए, यानी फैज हमीद किसी सियासी जमात या सियासतदान के साथ मुलव्विस थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसले में 9 मई का जिक्र हुआ तो PTI के अहम रहनुमा भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। मेरा अंदाजा है कि उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सियासी जमात तक बात जाती है तो मामला फौजी अदालत में ही जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फैज हमीद की सजा एक तारीखी फैसला और हक व सच की फतह है। फैज हमीद की जानिब से डेडलाइन क्रॉस की गई। रिटायरमेंट के बाद जब सियासी सरगर्मियों पर कदगन थी तब ये PTI के सियासी मुशीर बने, उनकी पूरी सियासी सपोर्ट की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। एक्स पर बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्लाह हमें ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें माफ़ करे, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा, जिसके बाद उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्जिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया।
अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इस्लामिया के मुताबिक अदालती कार्रवाई के दौरान फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी जरूरियात को पूरा किया और मुलजिम को अपनी मर्जी की दिफाई टीम रखने के हक समेत तमाम हकूक फराहम किए गए और मुलजिम के पास इस फैसले के खिलाफ मुनासिब फोरम पर अपील का हक मौजूद है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि आज ये साबित हुआ है कि एहतसाब सबके लिए यकसा है, सबका एहतसाब हो सकता है, सबको किए की सजा मिलेगी, चाहे वो फर्द वर्दी में हो। जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा उसे किए की सजा मिलेगी। माहिर कानून अशतर औसाफ ने फैज़ हमीद की सज़ा को फेयर ट्रायल का नतीजा करार दिया। अशतर औसाफ कहते हैं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का अपना एक स्टैंडर्ड है। फैज़ हमीद का ट्रायल उनके अपने इदारे ने किया और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। फैज़ हमीद को सब हकूक और वकला भी दस्तियाब थे। ये बदकिस्मती की बात है कि फैज़ हमीद ने इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। यह ज़रूरी है कि सबका एहतसाब किया जाए। जो जितने बड़े ओहदे पर होगा उसका एहतसाब भी उतना ही सख्त होगा। फैज़ हमीद पिछली दहाई में वो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर सामने आए। उन्होंने अवाम की तवज्जो पहली बार नवंबर 2017 में हासिल की, जब उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत फैज़ाबाद धरने के खात्मे में एक अहम किरदार अदा किया। बाद अज़ां कलअदम तहरीक लब्बैक से मुआहदे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। फैज़ हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए अपने हलफ की पासदारी ना करने का इल्ज़ाम भी लगा। इसी दौर में सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियों, वफादारियों की तब्दीली के इल्ज़ामात भी सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी तकरीरों में फैज़ हमीद पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दौर में सियासी मुदाखलत के भी इल्ज़ामात सामने आए। 2018 के इंतखाबात के बाद PTI हुकूमत ने 2019 में फैज़ हमीद को सरबराह ISI मुकर्रर किया और वो 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस ओहदे पर रहे। काबुल में तालिबान की आमद के 3 हफ्ते बाद फैज़ हमीद की दौरा काबुल में कॉफ़ी कप के साथ तस्वीर पर शदीद तनकीद हुई। PTI दौरे हुकूमत में फैज़ हमीद पर PTI के मुखालफिन को जेलों में डालने के इल्ज़ामात लगे। PTI के दौरे हुकूमत में कानून साजी के लिए इसम्बली इजलासों में अरकान की हाज़िरी पूरी कराने का भी इल्ज़ाम लगा। साथ ही इन पर बजट मंजूर कराने में भी मुलव्विस रहने का इल्ज़ाम लगा। 2017-2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी ने भी फैज़ हमीद पर मुदाखलत के इल्ज़ाम लगाए। नवंबर 2023 में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज़ अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी, जिसमें फैज़ हमीद पर 2017 में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इस पटिशन पर समाअत उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने की थी। अदालत ने 9 नवंबर को दरख्वास्त गुजार को साबिक DG ISI और उनके मामलीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुतल्लिका फोरम से रजू करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया था, जिसके बाद फौज ने अप्रैल 2024 में फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई थी। फैज़ हमीद को जिन 4 इल्ज़ामात पर सजा सुनाई गई थी उनमें टॉप सिटी केस भी शामिल है। अब देखना है कि फैज़ हमीद की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात पर फैसला कब आता है, क्योंकि इसके बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसकी जद में बानी PTI समेत कई सियासी किरदार भी आ सकते हैं। इस पर बात कर लेते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। बैरिस्टर साहब, एक तरफ हुकूमत और PTI में डेडलॉक है तो दूसरी जानिब आज फैज़ हमीद केस का भी फैसला सामने आया है। अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए तो वो कहते हैं कि PTI और इमरान खान की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि फैज़ हमीद उनके साथ मुलव्विस थे, इसलिए उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी PTI को भी और इमरान खान साहब की, यानी मामला फौजी अदालत में ही जाएगा। आपको भी ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब का मामला फौजी अदालतों में जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान साहब, बात यह है कि आपने एक बड़ा पिवटल क्वेश्चन पूछा है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से, और मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आज का जो तारीख़ी फ़ैसला आया है उसके बाद उसके बड़े दूरस नताइज होंगे और जिसको आम कहा जाता है फार एंड वाइड रीचिंग इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं आपके साथ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि इदारे के अपने अंदर का एक अमल है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तो ये नज़र आ रहा है कि जो इवन के प्रेस रिलीज़ भी है कि ये दोनों शख्स जो थे जिनका नेक्सस था इमरान खान न्याजी साहब का और साथ में फैज़ हमीद साहब का, तो ये एक नेक्सस तो था और ये देवर इन कोहूट्स विद ईच अदर ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और इदारे को बिल्कुल ये सियासी मुदाखलत में कह लें या सियासी कामों के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल धकेला गया उस वक़्त की हुकूमत ने। और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इसकी कई मिसालें मिलती हैं, चाहे वो जब फैज़ साहब ने कोर के लिए जाना था पेशावर और फिर उस वक़्त जो है कितना बड़ा सीन क्रिएट किया गया और उनको कहा कि इनको DGI सही फ़िल वक़्त रखा जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह की कई और मिसालें हैं जो वाज़ेह तौर पे एक नेक्सस या एक बीइंग इन कोहूट्स
विद ईच अदर कह लें तो ये बाज़ मिसालें नज़र आती हैं जो उसी तरफ पॉइंट करती हैं। May 9 के जो जहाँ तक बात है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात है वो तो आपके सामने है। और May 9 भी मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ये बड़ा केयरफुली क्यूरेट किया गया है और ये बड़ा प्लानिंग के साथ, प्रिसिजन के साथ इसको फिर पाए तकमील तक उन्होंने पहुँचाया, जो 9 मई का अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह किस तरह हो सकता है कि जो आम शहरियों को भी जिसका नहीं पता, हसास इदारों के दफातर जो हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के 200 से ज़ायद मकामात पे आपने एक ऐसी हरकत की और वहाँ पे मुजस्मे भी जलाए और तोड़ फोड़ भी की और उनके दफातर पे भी जो तोड़ फोड़ हुई वो आपने देखा। तो ये एक केयरफुल प्लानिंग और प्रिसिजन के साथ ही हुआ है और ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन मेरी नज़र में तो मुझे नज़र आती है कि एक इंटरनल हैंड था, वो हैंड इन्हीं का ही था। अब उसको किस हवाले से किस तरह जो है इदारा आगे लेके बढ़ेगा और उसकी जो अभी फ़िलवक़्त एविडेंस है उसको आगे किस तरह बढ़ाएगा और उसका ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कब और किस तरह इनिशिएट होंगी ये तो इदारा ही बता सकता है, क्योंकि उनका अपना एक सेपरेट सेट ऑफ प्रोसीजर है। अच्छा, इंटरनल हैंड सिंगल नहीं है जी, क्योंकि अब मीडिया भी बड़ा विजिलेंट हो गया और आप लोगों के तवज्जुह से ही चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब आज जो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं वो रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा यानी दोनों को एक साथ किया, इनके बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अब माजी में भी नून लीग और नवाज शरीफ साहब, फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद का निशाना भी बनाते रहे, गुजरांवाला, अमन फील्ड के सब चीज़ें विटनेस है ना। क्या अब आप लोगों की हुकूमत है सर, अब आप लोग अगर जनरल बाजवा साहब को गलत समझते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करते? देखिए, एक डिफ्रेंसिएशन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप अगर इसकी मुनासबत जो है जनरल मुशर्रफ साहब के मरहूम के टाइम से दे रहे हैं तो उस वक़्त तो जो तमाम तर मामला था वो तो होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस था। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए ये इदारे का ही काम है, इदारे ने डिसाइड करना है और बिल्कुल इदारे के सरबराह पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं ही समझता हूँ कि हो सकता है कि वो इससे भी खाइफ ना हो, उनकी नाक के नीचे जो उनके अपने इदारे में जिस तरह का आज फ़ैसला आया है, आपने देखा एक तारीख़ रकम हुई है कि इस इदारे ने ख़ुद ठानी है, ख़ुद एहतसाबी और अपने अंदर से ही एहतसाब का अमल शुरू किया है। तो आगे वो जाके अपने किसी और ऑफिसर का एहतसाब करना चाहती है तो बिल्कुल ज़रूर करे और उसको भी खैर मख्तम किया जाएगा, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। और अगर कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखता है तो बिल्कुल उनके लिए एक लेसन है आज के ये तारीख़ी फ़ैसला जो रकम किया गया है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रह के काम करना चाहिए, अपने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, अगर ये सिंगल हैंडेड काम है तो फिर फैज़ हमीद साहब बहुत माफूकुल फितरत इंसान लग रहे हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मुतालबा होगा आपकी लीडरशिप की तरह कि जी जनरल बाजवा साहब को भी ज़रा कटहरे में लेके आए ना, क्योंकि जनरल बाजवा साहब बिलवास्ता इंटरव्यूज़ में कह चुके कि ये सब कुछ मेरी ईमा पे ही होता था। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब बंदा इतना काम कर रहा हो तो कुछ अपनी मर्जी से भी कर लेता है। देखिए, हमारी तरफ से ये डिमांड होना ना होना ये मैटर नहीं करती। मैंने आपको कहा कि इदारे का अपना एक एहतसाब का अमल है, वो उसको बरूए कार लाते हुए आज का उन्होंने तारीख़ी फ़ैसला रकम किया। जहाँ तक आपकी जो दूसरा उसका पहलू है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इदारे ने डिसाइड करना है कि वो इसका एहतसाब जो है या जो ब्रिंगिंग समवन टू जस्टिस, तो ये उनका काम है, वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं अपने इंटरनल मैकेनिज़म्स के हवाले से। लेकिन आपका जो सवाल इब्तदाई में था या शुरू में था, उसका जो जवाब कि क्या इनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, तो ये तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी जजमेंट आ चुकी है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है और हमें कोई ऐसी अब आई थिंक कि कोई ऐसी अभाम जो है वो नहीं रहा। ये तो क्लैरिटी के साथ है और कई सिविलियंस का हो भी रहा है जो कि नियर कंप्लीशन है और कई का हो भी चुका है जिनको सज़ा भी हो चुकी है। तो ये तमाम तर मामला जो है वो वक्त ही साबित करेगा कि किस तरह जो है एहतसाब का अमल जारी व सारी रहना है और किस किस का एहतसाब होना है, कौन कितनी किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये अब इज़ येट टू बी सीन। अच्छा अकीम मलिक साहब, आपकी सियासत ना वो हटो बचो वाली नहीं है, एक बुर्दबारी का अंसर भी है और एक छोटी सी स्पेस भी रखते हैं कि भाई हाँ इधर से ज़रा फ्रेश एयर ज़रूर जाती रहे ना। हुकूमत और पीटीआई में एक डेडलॉक है सर, मुलाकातों पर भी पाबंदी है, हालात इस नहज पर पहुँचे हैं। क्या आप समझते हैं कि अब हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुल सकता है या हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि -1 किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता?
मेरे ख्याल से इसका इदराक पीटीआई को खुद हो चुका है और आपने देखा है कि उनकी अपनी तरफ से सोर्सेज ने किया है और कई अखबारों में कई टीवी चैनल्स पे ये बात हुई है कि वो अब जिस तरह के बयानात बानी के हैं या उनकी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं वो सलाह ताल्लुकी का इजहार करने का एक इरादा रखते हैं या इस तरह की कोई चीज़ पाई जाती है उनके अपने पार्टी के अरकान के अंदर, जो पार्लिमानी कमेटीज़ में भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि उस बयानिए के साथ जो मुल्क दुश्मन बयानिया है, जो एंटी स्टेट बयानिया है, उसके साथ तो वो खड़ा नहीं होना चाहते और वो बरमला इस चीज़ का जिक्र इजहार जो है हमारे साथ पार्लियामेंट की राहदारियों में भी करते हैं। इवन अदरवाइज़ भी वो इस चीज़ को बिल्कुल हमारे साथ एक जिक्र होता है, उनका शेयर होता है कि खुदारा कोई रास्ता निकालें और मिल बैठने का कोई तरीका बनाएं। हमने तो मुतवातिर तौर पे 12 दफ़ा इनको कई बार दावत भी दी है, अभी भी उस दावत पे कायम है, क्योंकि हमारे एंड से अगर देखी जाए बात तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ तो बात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में और एंटी स्टेट नैरेटिव को टो करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है और हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खुला रहता है, लेकिन यह पीटीआई के ऊपर और उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर मुनहसर है कि आया वो सियासी रवैयों, जमहूरी रवैयों को कायम दायम रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, डायलॉग का, डिस्कोर्स का एक प्रोसेस जो है वो शुरू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दिस इज ऑन देयर शोल्डर्स एंड द बॉल इज इन देयर कोर्ट। पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात चाहती है, बैरिस्टर गौहर हो, अचकज़ई साहब हो, लामा राजा नासिर अब्बास हो, ये मुज़ाकरात के हामी हैं। वो कहते हैं यार हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से तो करवाएं ना, अगर हुकूमत वाकई सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा चाहती है तो इन रहनुमाओं की मुलाकात करवा दें। इतना कुछ हो गया, एक ज़रा मुलाकात भी करवा दें। मैं नहीं समझता कि मुलाकात मायने रखती है, मुलाकात मायने नहीं रखती, क्योंकि तमाम तर जो इख्तियार है या मैंडेट है बातचीत का या डिस्कशन का या मुज़ाकरात का, वो अल्लामा नासिर साहब को और अचकज़ई साहब को वो दे चुके हैं और वो उनकी कमेटी भी है, आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। तो मुलाकात किसके लिए? देखिए ना, TORs और पैरामीटर्स तो वही सेट हैं जो तीसरी मुलाकात के बाद राफरार अख्तियार की पिछली दफ़ा आए बैठे, वहीं से आगाज़ करें, वहीं से रिजम्पशन होनी चाहिए। और उसको अंदर एक और जो चीज़ है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी एक एजेंडा रख लें। मेरे तो ये मुफ्त मशवरा और मुफीद मशवरा होगा कि जिस चीज़ से सबको इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम 18 का कहते हैं, वो 24 का कहते हैं, तो क्यों ना हम आपस में बैठें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को टॉप ऑफ द एजेंडा रखते हुए जो इंतखाबी इस्लाहात करनी है तो हम करें। बिल्कुल, इसके टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए, नहीं तो फिर हम 2018, 2013, 2008 इसी के दरमियान फंसे रहेंगे। वेरी गुड आइडिया, डेफिनेटली ये रेस करना भी चाहिए और हम भी इसको करेंगे। मगर सर एक और भी पेशरफ्त हुई है, ज़रा उस पर भी आपका रिस्पॉन्स चाहते हैं ना। तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया है, हालांकि पहले ऐसा नहीं था उनका स्टांस। और जो 20 और 21 दिसंबर को होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें शिरकत की भी दावत दी है। बिलावल साहब कहते हैं 28वीं तरमीम की मुखालफत करते हुए कि बस एक पार्लियामेंट बस 2 तरमीमें ले आए, ये बहुत काफ़ी है। तो आपको ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और PTI में कोई कुर्बतें बढ़ सकती हैं या आपकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है कि नहीं, साईं तगड़े हैं आपके? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हमारे वो इत्तेहादी हैं और 28वीं तरमीम के बारे में जब भी वो आए, वो ज़ाहिरी बात है कि बड़ा इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी है, उन्होंने मुखालफत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट में जो उनका अपना एक मेरे ख्याल से व्यू था उन्होंने ज़रूर दिया। ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, पार्लियामेंट कभी भी कर सकती है जब भी वो समझे कि किसी चीज़ में बेहतरी आनी है, किसी भी आर्टिकल में बेहतरी आनी है। दूसरा, उनकी जो दावत है उसकी कॉन्फर्मेशन या डिनाई करना उसको वो पीपल्स पार्टी का काम है, वो हमारा काम नहीं है, या मेरी इतला तो नहीं है उनको दावत गई है नहीं गई है। हाँ, अलबत्ता अगर वाक़तन जो मिल बैठने का एक मकसद है, जो इस्लाहात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, या इवन के आइनी तरमीम के ऊपर भी बात करनी है आपने, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत को भी उनको एक्सटेंड करनी चाहिए इन्विटेशन, और एक पूरा तमाम स्टेक होल्डर्स का जो है, जिसका हम बड़ा हिस्सा हैं, हुकूमत हैं, हमारी जमात हुकूमत में है, तो तमाम एलाइज को जो हुकूमत के साथ हैं, ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, सबको दावत देनी चाहिए ताकि एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल डिस्कशन हो सके। अच्छा, इख्तियार वली साहब से मुतल्लिक बताइएगा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को डियाला जेल मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर कानून और इंसाफ के आप हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्हें कब और किस जेल में मुंतकिल किया जाएगा? देखें, ये काम जो है ये सूबे की जो होम डिपार्टमेंट है या वहाँ की जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है उनका काम है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स।
हाँ, यहाँ पे जो अगर वफाक से जो डायरेक्टली लिंक्ड है वो इंटीरियर है, लॉ एंड जस्टिस का तो उससे कोई इतना लेना देना नहीं है सारे इस हवाले इस्लामाबाद से। में है ना सर, लेकिन ये एक कैसे रूटीन मुंतकिल मैटर। करेंगे? देखिए, मैं उसी पे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर किसी को मुंतकिल करना भी है किसी भी कैदी को, तो ये बड़ी एक ऑर्डिनरी बात होती है, रूटीन मैटर होता है। खान साहब इससे पहले जो हैं अटक से अडयाला शिफ्ट हो चुके हैं, ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है। मियाँ साहब जब पाबंद सलासिल थे तो वो अडयाला से कोट लखपत गए, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला से कोट लखपत गए हैं। तो ये मूवमेंट जो है इनमेट्स की या प्रिजनर्स की जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन प्रिजन टू अनदर, ये एक बड़ा रूटीन मैटर है और उसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनकी पार्टी खुद जो एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाती है, वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिससे वहाँ के लोकल रिहायशी जो हैं वो भी तंग हैं, उनकी ज़िंदगी भी अजीरन हुई है और वो चाहते हैं कि ये उनकी जो एक डिस्ट्रप्शन है इसको ख़त्म किया जाए। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा। अभी फ़िल वक्त ऑफिशियली तो इस पर गौर नहीं हो रहा किसी लेवल पे, लेकिन ये है कि इसकी अगर ज़रूरत समझी गई तो ये बिल्कुल हो सकता है कानून के मुताबिक। ठीक। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। साबिक डीजी ISI फैज हमीद की सजा के बाद सर्द मौसम में मुल्क का सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया है। अब मरकजी नुक्ता PTI और उसके बानी का सियासी मुस्तकबिल है। मुख्तलिफ हलकों में PTI पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कानात पर भी बहस जारी है। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से बानी PTI को अडयाला जेल से किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की भी गुफ्तगू हो रही है, जिसकी तस्दीक हुकूमती वजीर और मुशीर भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला करार दिया है। कहा, आज का फैसला मुस्तकबिल का फैसला करेगा। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI को तौबा का मशवरा भी दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फिरौन थे। आज के फैसले से वाज़े हो गया कि फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। वो ताकत के नशे में अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते रहे। उनकी सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। उन्होंने अपने दौर में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को टारगेट किया। वो आज मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। उन्हें इसी जिंदगी में अपने जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। फैज हमीद के केस में मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इशारा भी दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने अभी इस हवाले से हमारे साथ मुशावरत नहीं की, लेकिन PTI अपने तर्ज अमल से वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर मजबूर कर रही है। फैज हमीद केस के फैसले से पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि PTI बतौर जमात और बानी PTI 9 मई और अपने बयानात से लाताल्लुकी का इज़हार करें और माजरत करें। ऐसी सूरत हाल में शायद कोई रास्ता खुले, लेकिन अब लगता है कि यह रास्ता खुलने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की अडयाला जेल से मुंतकली का इशारा भी दे दिया। कहा, अगर यह मुस्तकिल मामूल बना लेंगे कि हर मंगल और जुमरात को अडयाला के करीब एहतजाज करेंगे, तो इस सूरत में हुकूमत बानी PTI की किसी जेल मुंतकली के बारे में सोच सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और बानी PTI की बहनों को आज भी अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैज़ हमीद की सज़ा को फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के सवाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। हम महमूद खान अचकज़ई के हर फैसले के साथ खड़े होंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की स्टोरी के मुताबिक PTI क़यादत को वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंसार अब्बासी के मुताबिक पार्टी ज़राए ने बताया कि हमें यह पैगाम दिया गया है कि मामला अब बस बहुत हो चुका की हद तक पहुँच चुका है और PTI की क़यादत इस पैगाम की संगीनी खूब समझती है। मौजूदा हालात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बुलाई गई कौमी कॉन्फ्रेंस अहम करार दी जा रही है। कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को बुलाने की बात करके PTI ने सियासी रास्ता तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन PTI नून लीग के साथ बैठने को तैयार नजर नहीं आती। यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस में नून लीग को ना बुलाने का फैसला किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक PTI के रवैये पर शिकवा करते हुए नजर आते हैं। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई है जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए, मगर अब 40 कदम पीछे कर गया हूँ। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है, सब कुछ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले अभी किसी गलत फहमी में हैं। उनकी बका अब उसी मॉडल में है जो बानी MQM का मॉडल था। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल मज़ीद किस रुख जाएगी, इस बारे में कयास आराइयाँ जारी हैं। ताहम हुकूमती और अपोजिशन दोनों जानिब से बयानात ने इस बहस को मज़ीद तेज़ कर दिया है। अब देखना है कि मुज़ाकरात और सियासी रास्ता निकालने के लिए सियासी कुव्वतों में जारी डेडलॉक के खात्मे के लिए पहल कौन करता है।
सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सियासत में बका का वाहिद रास्ता मुफाहमत है, और मुफाहमत कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत होती है। सियासत मुल्क को जोड़ने का नाम है, रियासती दायरों को तोड़ने का नाम नहीं। लेकिन बदकिस्मती से आज हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुके हैं। पीटीआई की क़यादत को अना, गुस्से, ज़िद, इल्ज़ाम तराशी और इदारों से जंग जैसे बयानिए को तर्क करना होगा। तज़कियाकार समझते हैं कि आज मुल्क की सियासत में जिस कदर पोलराइजेशन हो चुकी, पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो तकसीम नहीं करे बल्कि जोड़ने वाला हो, जो महाजराई नहीं बल्कि हल दे, जो जज्बाती नहीं बल्कि बालिग सियासी फैसला साजी करे। हालात को नॉर्मलाइज करने की जिम्मेदारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर आयद होती है। उन्हें समझना होगा कि मुफाहमत ही वाहिद रास्ता है जो रियासत, सियासत और अवाम तीनों को आगे लेकर चल सकता है। इस पर बात कर लेते हैं, तज़कियाकार हैं, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं जी, हसन अयूब साहब। हसन अयूब साहब, साबिक डीजी ISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से यह भी कहा गया है कि मुल्ज़िम की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामला अलग से देखे जा रहे हैं। आप बताइएगा, क्या ये शुरुआत है? हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है? देखिए, जनरल फैज हमीद जो है वो बतौर डीजी ISI एक ताकतवर तरीन शख्सियत थे, लेकिन अब उनका जो फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ है, आप ये देखें कि इसने एक नई तारीख रकम की है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी शख्स यानी कानून से बालातर नहीं है। और दूसरी अच्छी बात ये हुई है कि इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का कड़ा निजाम मौजूद है। ये सिर्फ लफ्जी बात नहीं बल्कि ये अमली तौर के ऊपर हमारे सामने आ चुकी है कि फैज हमीद साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर रहे, डीजी ISI भी रहे, कोर कमांडर जो है वो रहे भावलपुर के, कोर कमांडर रहे पेशावर के। आप उनको भी काबिले गिरफ्त जो है वो किया गया और इदारे ने खुद किया, खुद एहतसाबी के निजाम के ऊपर। पहले एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जिसको रेफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। फिर वो जो टॉप सिटी का मामला था उसकी जब इंक्वायरी शुरू हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कड़ियां और भी खुलती चली गई और फिर ये चीज वाज़ेह होगी कि जो फैज हमीद साहब हैं ये ऐसी सरगर्मियों के अंदर मुलविस हैं जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है, और जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, लोगों को जो है उन्होंने परेशान किया अपने जाती मफादात के लिए। तो फिर ये इदारे ने उनको इन लेंथ, उनका ट्रायल हुआ 15 माह का, जिसके बाद उन्हें ये 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। इस मामले के अंदर अगर देखा जाए तो उनको तमाम की तमाम वो सहूलियात मुयस्सर थी जो कि आम किसी कोर्ट के अंदर किसी एक्यूज को होती हैं, जैसे कि अपने यानी पसंद के वकला का इंतखाब उन्होंने किया, अपने ही गवाहों की फहरिस्त दी, और फिर जब उन गवाहों के ऊपर ना सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड की गई बल्कि उनके साथ क्रॉस एग्जामिन भी हुआ। तो फिर नाकाबिले जो तरदीद एविडेंस था उसकी रोशनी के अंदर उन्हें ये 14 साल कैद की सजा हुई है, जो कि इटसेल्फ पाकिस्तान में की जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का एक बड़ा दिन है, और यकीन तौर पर पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा दिन है। हसन, फैज हमीद साहब के केस का बानी PTI इमरान खान साहब पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई थी उनसे 9 मई पर भी तफ्तीश हुई थी, क्या बानी PTI का भी मामला फौजी अदालतों की तरफ जा सकता है? देखिए, जो 9 मई है ये मामला ही रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमले का केस है, और ये डीजी ISPR ने मल्टीपल टाइम्स इस बात को रिपीट किया है कि ये पाक फौज का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है। और 9 मई के जो मुकदमात हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो फैज हमीद का एक रोल है। फैज हमीद जो है वो उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था, जिसके जो मास्टरमाइंड थे वो इमरान अहमद नियाजी साहब यकीनी तौर पर थे, लेकिन पीछे से पसे पर्दा उनकी जो डोरियां हिलाई जा रही थी, जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, वो फैज हमीद साहब दे रहे थे। तो ये फैज हमीद इस मामले के अंदर जो है यकीनी तौर पर इन्वॉल्व होंगे। ये तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची थी इमरान अहमद नियाजी साहब तक, ये फैज हमीद साहब की जानिब से फराम की गई थी। तो अब ये जो इशू है, ये इशू खाली यहां पर रुकेगा नहीं कि ये फैज हमीद तक या इमरान अहमद नियाजी तक, बल्कि जो इमरान खान साहब की जो सेकंड टियर की लीडरशिप है या थर्ड टियर की जो लीडरशिप है, वहां तक भी ये मामला जाएगा। और वैसे फैज हमीद साहब की जो फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ है, इसके अंदर फैज हमीद साहब अकेले नहीं है बल्कि इनके साथ दर्जनों लोग और भी शामिल हुए हैं जो कि कभी फौज का हिस्सा थे, जो कभी वर्दी पहनते थे, और वो लोग भी हिरासत के अंदर है और उनके खिलाफ भी मुकदमात चल रहे हैं, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से फैज हमीद के खिलाफ मुकदमा चला है। तो इस मामले को आप इतना सादा ना समझें
इसके भी मजीद चीजें जो है वो लेयर्स जो है वो खुलेंगी और वो सरफेस के ऊपर आएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान अहमद न्याजी समेत जो दीगर लोग हैं उनकी मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ेंगी और फैज हमीद की भी मुश्किलात जो है वो बढ़नी है, क्योंकि 9 मई का जो इशू है वो बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर एक म्यूटनी की अटेम्प्ट थी और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरीके से मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो ना रहे, मौजूदा हुकूमत कायम ना रहे और इसके बाद इमरान अहमद न्याजी किसी तरीके से इक्तदार में आ जाए। और इमरान न्याजी जब इक्तदार में आएंगे तो फिर इनको, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको दोबारा डीजीआई से अपॉइंट कर दें। तो ये ऑब्जेक्टिव था जो हासिल करना चाह रहे थे फैज हमीद। अच्छा, हसन अयूब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई बतौर जमात और बानी पीटीआई 9 मई और अपने बयान से लाताल्लुकी का इजहार करे और माजरत करे, तो ऐसी सूरत में शायद कोई रास्ता खुले। आपको लगता है कि अब भी गुंजाइश बाकी है, मामलात अब इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब वहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं? दोनों सूरतें बताएं। देखिए, माफी का वक्त गुजर गया, यानी ये एक मौका मिला था, इनको मौका एक मरतबा दिया इस्टेब्लिशमेंट ने और पहले दिन ही दिया। उन्होंने कहा जी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस है इट्स ड्रिवन फ्रॉम इस्लाम, यानी गलती करके उस पर माफी मांगना आदम अलैहिस्सलाम से जो है ये चीज हमारी साबित है। लेकिन सरकशी जिसने की वो इब्लीस था। तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने 9 मई के ऊपर माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने इसको फॉल्स फ्लैग करार दिया। तहरीक इंसाफ ने इसको फॉल्स फ्लैग करार दिया। तो बात तो मिसाल वही बनती है आदम की और इब्लीस की। तो जो ये वक्त था वो गुजार चुके हैं, गलती का एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि माफी मांगे, तो माफी से इनकार जब किया तो वो तो ये कर चुके हैं। अब तो आगे मामलात बहुत बढ़ चुके हैं, पुलों के नीचे से बहुत ज्यादा पानी गुजर चुका है। तो अब देखते हैं कि जो हालात ये किस सिमत बढ़ेंगे। बजाय मुझे आने वाले दिनों के अंदर, जो आपका पहला सवाल था कि क्या मिलिट्री कोर्ट में इमरान अहमद न्याजी का ट्रायल हो सकता है, तो मुझे ऐसा मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब भी फैज हमीद के साथ ही ट्रायल होंगे और ये मामला खाली जीएचक्यू हमला केस तक नहीं रुकेगा, बल्कि जो पूरी एक साजिश थी, एक म्यूटनी की अटेम्प्ट थी, उस अटेम्प्ट के अंदर फैज हमीद भी, इमरान अहमद न्याजी भी और उनके दीगर जो सहूलतकार थे, जो कि उनकी सेकंड और थर्ड ईयर की लीडरशिप है, उसके भी इन्वॉल्व होने के इम्कान जो है वो बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं। हसन अयूब साहब, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी और जेल मुंतकिल करने पर हुकूमत गौर कर रही है। आपके पास हवाले से कोई खबर है उन्हें किस जेल मुंतकिल किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि मैं तो एक अरसे से एक बात कह रहा हूं, ना खैबर पख्तूनख्वा ना बनिगाला, कप्तान रहेगा सिर्फ अडयाला। और ये बात जो है इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर लें कि कप्तान उस वक्त तक अडयाला रहेगा जब तक इस्लामाबाद की अपनी जो सेंट्रल जेल है वो फंक्शनल नहीं हो जाती, जो कि इस वक्त जेर तामीर है। जब तक इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त एक्सरसाइज की जाएगी। अगर मेरा मशवरा माने तो खैबर पख्तूनख्वा की जेल है वजीरिस्तान की, वहां पर इमरान खान साहब को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसी मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब अडयाला के चांसलर थे, हैं और रहेंगे जब तक इस्लामाबाद की सेंट्रल जेल जो है वो ऑपरेशनल नहीं हो जाती। तो इमरान खान साहब की अगर कहीं मुंतकली करनी है तो अगर वो वजीरिस्तान होती है तो क्या हुआ, वहां पर 2-4 खुदकुश हमले हो जाते हैं हर दूसरे चौथे महीने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी जो वहां पर जेल के अंदर लोग रह रहे हैं वो भी इसी तरीके से इंसान है, वो भी इसी तरीके के जो है वो कैदी हैं। तो वहां पर मुलाकात करने के लिए जो लोग जाएंगे उनके लिए भी अच्छा एक मकाम होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी अपनी होगी और वहां पर जाकर देख लें जी क्या जो है वो मामला होता है। बहुत शुक्रिया हसन अयूब, सीनियर तजियाकार हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक के सिलसिले में क्या है, शफकत अवान साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीटीआई के रहनुमा, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा शफकत अवान साहब, हुकूमत और पीटीआई में सियासी डेडलॉक तो है इस वक्त। मुशीर है राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि पीटीआई बतौर जमात और बानी पीटीआई 9 मई और अपने बयान से लाताल्लुकी का इजहार करें और कम से कम माजरत करें, फिर ही कोई रास्ता निकल सकता है। तो आप कुछ पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए किसी एक रास्ते को अपनाएंगे? सलमान हैदर साहब, इट्स लॉन्ग डिबेट और इस पे पूरे 2.5 साल हो गए हैं बात हो रही है। बड़ा क्लियर स्टांस है खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए या बनाया जाता और वो तहकीक करके अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिल्टी करार देता तो वो आर रेडी टू अपोलोजाइज। और ये एक दफा नहीं, रिपीटेडली कहा गया कि ऐसा करें, अगर हम इसमें मुलव्वस पाए गए और अगर हमने ही ये किया हुआ तो हम इसकी माफी मांगेंगे। तो वो नहीं किया गया। तो अब
नाकर्दा गुनाहों की माफी मांगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सलमान हैदर साहब, और बिल्कुल क्लियर स्टांस है खान साहब का, वो इस पे माफी नहीं मांगेंगे अपने नाकर्दा गुनाहों पर। ठीक, यानी अनटिल अनलेस कोई जुडिशल कमीशन बने और उसकी फाइंडिंग सामने आए तो तब जाके बात बन सकती है। यस, उसकी फाइंडिंग सामने आए और वो गिल्टी करार दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके वर्कर्स को, उनके लीडरान को, देन बिल्कुल माफी मांगेंगे। लेकिन अगर हमें कहें कि जी वो गुनाह जो हमने किए नहीं है उनकी माफी मांगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा शफकत साहब, बात हो रही है पॉलिटिकल स्पेस की। पहले तो ये देखा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई तहरीक निकल सके, कोई अदलिया के हवाले से कोई काविश आपकी कामयाब हो सके। हम देख रहे हैं कि अब मामला तो सिर्फ मुलाकात क्या बल्कि एक झलक तक पहुंच गया है कि उस तक की अब पाबंदी लग चुकी है। तो अब ये भी एक कोऑर्डिनेटर है इख्तियार वली साहब, वो कहते हैं अब उससे भी दूर वाली बात है, यानी इमरान खान साहब को अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने पर गौर हो रहा है। इस सूरत में अगर ये हो गया तो फिर क्या होगी पीटीआई की हिकमत अमली? देखें जी, बड़ा क्लियर स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए कानून यही है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा जहां पर उसका ट्रायल चल रहा है। और अगर कोई ऐसी कोशिश की गई कि खान साहब को यहाँ से कहीं शिफ्ट किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की सूरत में सामने आएगी और गवर्नमेंट के लिए शायद वो फिर मुश्किल होगा उसको संभालना। तो इनकी हम तो यही कह रहे हैं कि पहले बड़ी फस्तायत हो चुकी है हम पर, अब ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए। और अगर ये फिर भी वह जिद हुए ऐसा ही कोई कदम उठाने पर, तो फिर ये देख लेंगे कि इनके साथ क्या होगा। हम इंशाअल्लाह ताला अपने आईनी हदूद में रहते हुए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की सूरत में बाहर आएंगे। अच्छा ठीक है, और ये प्रोटेस्ट किसी खास जगह पर महदूद होगा कि आप मुल्कीर प्रोटेस्ट करने का इरादा रखते हैं? नहीं, ये तो देखें डिसाइड होगा ना। खान साहब ने जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है जो डिसाइड करेंगे, तो पूरी पार्टी उसको फॉलो करेगी। ये तो अभी नहीं डिसाइड कि मोड क्या होगा, लेकिन एक बात डिसाइड है कि खान साहब की शिफ्टिंग की सूरत में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के तौर पर बाहर आ जाएगी। ठीक। अच्छा साहब, कल खबर थी कि पीटीआई बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान 20 और 21 दिसंबर को होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को मदऊ करने का फैसला किया है और जो मुस्लिम लीग नून है कम से कम उसको दावत भी नहीं दी जाएगी। तो पीपल्स पार्टी को एंगेज करने का क्या मकसद है? देखिए जी, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस आइन की खालिक जमात है और उनके लीडर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा रोल है। बल्कि उन्होंने एक आइन मुतफ़िक़ा आइन दिया इस कौम को, और फिर उन्होंने खुद ही मिल के इसमें 26वीं और 27वीं तरमीम जैसे संगीन जो मामलात इस आइन के साथ किए हैं। तो हम आज उनको एक दावत दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें और ये चीज़ें अनडू करने में और आइन को असली सूरत में बहाल करने में हमारा साथ दें। और अगर वो नहीं एग्री होते तो ये तो उनके पे ऑप्शन होगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो वो जमात है जिन्होंने डायरेक्टली इस आइन का औलिया बिगाड़ा है और अभी बिगाड़ना चाह रहे हैं। 28वीं तरमीम की बात गश्त जो है वो आप सुन रहे होंगे। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है कि मुल्क में शायद जो आइन और कानून कुछ बच गया है हम उसको असली सूरत में बहाल करवा सकें। इस बार जो 20-21 को इजलास है, उम्मीद की जा सकती है कोई अपोजिशन अलायंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे आप लोग? देखिए, हम तो सब जमहूरियत पसंद लोगों को दावत दे रहे हैं कि आए, बैठे हमारे साथ। और देखिए, 26वीं मौलाना साहब राजी हो गए थे, 27वीं में तो उनको बताया भी नहीं गया, उनकी जरूरत नहीं रही। अब 28वीं में शायद बाईपास किया जाएगा, पीपल्स पार्टी को भी कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि उनकी जरूरत भी ना रहे। तो जहां जहां जिसकी जरूरत खत्म होती है हुकूमत उसको कट टू साइज करती जाती है और फिर आगे चलती जाती है। तो हम तो सारे लोगों को कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आए हमारे साथ बैठें और इस आइन को बहाल करवाएं। बहुत शुक्रिया शफकत, हमसे बात करते हैं पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के 2 टोक पैगाम और दोस्त ममालिक के दबाव पर काबुल से मुस्बत इशारे मिलना शुरू हुए हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफगान उलमा और मजहबी रहनुमाओं की बैठक में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद सामने आई है।
अफगान उलमा और मजहबी रहनुमाओं के इजलास में अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर न करने पर जोर दिया गया है। BBC के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत की क़यादत में होने वाले उलमा के इजलास ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसके तहत किसी अफगान शहरी को बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक बुध को काबुल में होने वाले इस इजलास में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन ने शिरकत की। इजलास में तालिबान हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के सरबराह मौलवी अब्दुल हकीम हक्कानी, इखलाकी पुलिस के सरबराह वजीर मोहम्मद खान हनफी और आला तालीम के वजीर निदा मोहम्मद नदीम समेत दीगर आला तालिबान हुक्काम ने भी शिरकत की। इजलास के अख्ताम पर 2 सफ़ात और 5 नुकात पर मुश्तमिल एक करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी गई। इजलास के अख्ताम पर एक बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया गया। BBC के मुताबिक एलामिया में कहा गया कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अख्वंज़ादा ने किसी भी अफगान शहरी को अस्करी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ये जायज़ नहीं है। इस करारदाद में तालिबान की अबूरी हुकूमत से भी मुतालबा किया गया है कि वो बैरून मुल्क जाकर लड़ने वाले अफगान शहरियों को रोकें। इजलास में इस फैसले पर भी जोर दिया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर कोई इस फैसले की खिलाफ वर्जी करे तो इस्लामी अमारात को इसके खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। उलमा इजलास के मुंतज़मीन कहते हैं कि इस इजलास में अफगानिस्तान के तमाम सूबों के उलमा कौंसिल के कम अज़ कम 3 अराकीन को मदऊ किया गया था। अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के सूबों में उलमा कौंसिल के अराकीन का इंतखाब अफगान तालिबान के अमीर मौलवी हिब्बतुल्लाह अख्वंज़ादा खुद करते हैं। बाज़ ज़राए के मुताबिक इस इजलास में शरीक मजहबी स्कॉलर्स में तालिबान हुकूमत की वजारत अमर बिल मारूफ और वजारत तालीम, वजारत हज औकाफ और सुप्रीम कोर्ट के कुछ मजहबी स्कॉलर्स भी शामिल थे। मुबस्सरीन का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं है कि उलमा की इस करारदाद पर तालिबान अबूरी हुकूमत किस हद तक अमल करेगी, लेकिन अमूमन अफगान तालिबान इस तरह के इजलास और अहकामात के जरिए अफगान शहरियों को TTP में शामिल होने वालों को रोकना चाहते हैं। BBC के मुताबिक इस करारदाद के तहत अफगान अवाम को किसी दूसरे मुल्क में लड़ने से रोका गया है। अगरचे करारदाद में किसी मुल्क का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन अफगान मुबस्सरीन के ख्याल में शेख पाकिस्तान के हवाले से हो सकती है। इस करारदाद में TTP या किसी ग्रोह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अफगान शहरियों को दूसरे मुल्क जाकर लड़ने से मना किया गया है। ये करारदाद एक ऐसे वक्त में सामने आई जब दहशतगर्दी के वाक़यात के सबब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सर्द हैं। हालिया सरहदी झड़पों के बाद गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी गुजरगाहें मुकम्मल तौर पर बंद है। मुबस्सरीन इस करारदाद को मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं। उनके ख्याल में इस करारदाद के तहत किसी हद तक दहशतगर्दी का सद्देबाब करने में मदद मिल सकती है। BBC से गुफ्तगू करते हुए अफगान उमूर के तज्जियाकार ताहिर खान ने कहा कि पाकिस्तान के फतवे से मुतालिक मुतालबे को देखते हुए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस करारदाद से किसी हद तक पाकिस्तान का मुतालबा पूरा हुआ है, लेकिन क्या इस करारदाद से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में कमी आए? इस बारे में अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। सीनियर तज्जियाकार और अफगान अमूर के माहिर इफ्तिखार फिरदौस ने कहा कि अगरचे इस करारदाद में बैरून मुल्क में लड़ाई में अफगान शहरियों के शामिल न होने के ज़िम्न में किसी ग्रुप या तंजीम का नाम नहीं लिया गया, इसलिए मुकम्मल तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। अफगान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने एक बार फिर अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा करार दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द ग्रोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनागाह बन चुका है। दाइश खुरासान, अलकायदा, TTP, ETIM, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन पर महफूज पनागाहों से फ़ायदा उठा रही हैं। उन्होंने कौंसिल को आगाह किया कि अफगानिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द कैंप मौजूद हैं जो सरहद पार दरअंदाजी और खुदकुश हमलों समेत तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों को मुमकिन बनाते हैं। आसिफ इफ्तिखार ने वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाइयाँ करना होंगी। बसूरत दीगर पाकिस्तान अपने शहरियों, अपनी सरजमीन और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दामात करेगा। दूसरी जानिब लंदन की अदालत में हक और सच की फतह हुई। झूठे भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा ने लंदन में अदालती हुक्म के बाद ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा के लिए 2 वार्निंग्स भी जारी कर दी है। जज का अपने फैसले में कहना है कि आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत तसव्वुर होगी। फैसले पर अमल ना करने की सूरत में जुर्माना, जेल की सजा और असासे जब्त किए जा सकेंगे। झूठे भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा ने अपने खिलाफ फैसले का खुलासा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शाया कर दिया। साथ ही लिखा, राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात का कोई दिफा नहीं है,
झूठा भगोड़ा आदिल राजा समझता था कि वो पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी इल्ज़ामात लगाकर सियासी बयानिए के पीछे छुपकर बच जाएगा। वो भूल गया कि बरतानिया के निज़ाम इंसाफ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। या किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको साबित भी करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अवामी मफाद के नाम पर लोगों की पगड़ियाँ उछालें और कोई आपको पूछने वाला भी ना हो। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर रहेगी। अदालत ने झूठे भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा को 9 अक्टूबर 2025 को ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया था। अदालत का कहना था कि आदिल राजा ब्रिगेडियर नसीर, उनके मुलाजमीन, एजेंटों या उनकी शनाख्त से मुतल्लिक बयान शाया नहीं करेगा। लंदन की अदालत का तारीखी फैसला यूट्यूबर आदिल राजा और इसके हमदर्दों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि आइंदा किसी ने भी ऐसी गलती की तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। अब हम सवाल करते हैं कि कब वो वक्त आएगा जब हम पाकिस्तान में भी भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा जैसे झूठों को इंसाफ के कटहरे में देखेंगे। पाकिस्तान में भी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन जब कोई झूठा कानून की पकड़ में आता है तो वो मजलूमियत का ड्रामा करने लगता है। बरतानवी अदालत का फैसला हमारे लिए मशल राह है। पाकिस्तानी अदालतों को भी चाहिए कि वो भगोड़े आदिल राजा जैसे पाकिस्तान में मौजूद झूठों को सजा देकर मिसाल कायम करें। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।